हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम अपने सेल्स के डेटा को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं किसी के चुराने से, यानी कि कोई उसकी चोरी ना कर पाए। तो हम उसको कैसे बचाएंगे? ताला लगा देंगे उसके ऊपर। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होता है पासवर्ड। तो हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकें ताकि आपका डेटा कोई और एक्सेस ना कर सके। इसके बाद बात करते हैं जूम कंट्रोल। तो जो एक्सेल होता है उसके अंदर जूम कंट्रोल हम कितना कर सकते हैं? तो जूम कंट्रोल हम कर सकते हैं 400%। वहीं वर्ड के अंदर 500% तक, और पीपीटी के अंदर भी हम 400% तक ही जूम कर सकते हैं। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में बार बार ये सवाल पूछा गया है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे हाउ टू सम अप द रोज एंड कॉलम्स नंबर क्विकली इन द एक्सेल। अब आपकी एक्सेल सीट के अंदर जितने सेल्स हैं उनके अंदर आपका डेटा है, और उस डेटा के अंदर क्या है? नंबर्स। मानो आपने एक एक्सेल सीट बनाई है, और इस एक्सेल सीट के अंदर आपने क्या किया है? स्टूडेंट्स के मार्क्स डाले। अब या तो आप एक एक मार्क्स को उठाओगे, कैलकुलेटर में लेकर चले जाओगे और उनको ऐड कर लो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 325 लिख दिया, 415 लिख दिया, 615 लिख दिया, और 219 लिख दिया। अब इतना सारा डेटा है, ये तो बहुत कम है। लेकिन जब हम एक्सेल शीट के अंदर डेटा चढ़ाते हैं तो या तो पूरी क्लास का आता है, 50 बंदों का बच्चा आएगा। अगर आपके कॉलेज में बात करेंगे या यूनिवर्सिटी में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी में तो हज़ारों बच्चे एक ही कोर्स को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अगर इन सब का सम करना होगा हमें, तो हम कैसे कर पाएंगे? तो सम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है जिसे हमने क्या कहा? सम फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? सम फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा क्या काम करता है? सम करने। हम जब इस सम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जितना भी डेटा है इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर ये हमारा ए, ये बी और ये सी। तो सी कॉलम के अंदर किस रो से चालू करना है और किस रो तक लेकर जाना है, ये काम हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कि हमने कहा कि ये C1 से है एक बात, और हमें कहाँ तक लेके जाना है इसको? अब 1 2 3 4 5 फिफ्थ रो तक लेके जाना है। तो फिफ्थ रो आ गई और सी कॉलम तक आ। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं फॉर्मूला बार के अंदर, तो ये जितना डेटा है इस सब को वो सम करके हमारे सामने इसका सम कुछ दे देगा। 6 4 10 13, यानी कि 1400 1500 ऐसे कुछ दे देगा इसका। तो ये काम होता है हमारे सम फंक्शन। इससे काम आपका आसान हो गया। आपने क्या किया? रोज़ का नंबर डाला, कॉलम्स का नंबर डाला, और आपके पास जितना भी डेटा था सबको ऐड करके कौन दे देगा? सम फंक्शन। अब यह क्या कहता है कि हाउ कैन यू रिसाइज द कॉलम। हम रिसाइज कैसे कर सकते हैं कॉलम? तो कॉलम को रिसाइज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बताया कि टू चेंज द विड्थ ऑफ वन कॉलम, हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रैग करना पड़ेगा। ड्रैग मतलब खींच के लेके आना। हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके क्या करेंगे? खींच के लेकर आएंगे। किसको? ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलम अनटिल यू फाइंड योर डिजायरेबल विथ। हम जो अब ये कॉलम है, मेरे को इसको अगर छोटा करना है तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसको खींच के ले आऊँगा। अब ये मेरा कॉलम साइज कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो यही काम हम एक ही कर सकते हैं। दूसरी बात बताई कि सिलेक्ट द फॉर्मेट, फिर होम टैब प्रेस करना है। होम टैब के अंदर हमें क्या किसके अंदर जाना है? फॉर्मेट के अंदर जाना है। वहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ अंडर सेल सेक्शन। सेल सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे हमें मिलेगा कॉलम विड्थ। तो वहाँ पे हम इसको जाकर चेंज भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम अपने सेल की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, एक माउस के जरिए, एक हमारे ऑप्शंस के अंदर जाकर। फिर कहता है कि व्हाट आर द सेवरल रिपोर्ट फॉर्मेट्स इन एक्सेल। अब एक्सेल के अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स बनाने के कितने मेथड हैं, कितने फॉर्मेट्स हैं? तो आपके सामने लिखा है कि हमारे पास तीन मेथड्स। पहला मेथड बताया इन्होंने कॉम्पैक्ट, दूसरा होता है रिपोर्ट, और तीसरा होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये याद होना चाहिए क्योंकि हमारे ऑप्शंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कहता है कि व्हाट डज द इफ फंक्शन इन एक्सेल डू। ये क्या करता है? एक्सेल में इफ फंक्शन का क्या काम है? तो सबको पता है इफ फंक्शन हमारा कंडीशंस को चेक करता है। अगर हम इफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर हम ये कहते हैं a इज़ लेस देन b, और a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, इसका मतलब कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी।
तो ये रिजल्ट हमें क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो अब ये कौन सी कंडीशन देगा, एल्स वाली कंडीशन देगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो यही काम जैसा हमारा सी लैंग्वेज में हुआ, सी प्लस प्लस में हुआ, जैसा हमारी लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शन काम करता है इफ फंक्शन, वैसा ही हमारा एक्सेल के अंदर भी ये फंक्शन वैसे ही काम करता है। अब कहते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फार्मूला इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर फार्मूला यूज़ करने का मतलब क्या है भाई, क्यों यूज़ करना, वहाँ पे तो डेटा चढ़ाओ, फार्मूला का क्यों यूज़ करना। तो भैया फार्मूला का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारी एक्सेल शीट होती है, स्प्रेडशीट, तो उसके अंदर हमारे जितना भी डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम पर्टिकुलर एक डेटा को ऐड करने भी लग जाते हैं उसके अंदर, अगर मैं कहता हूँ कि 500 एंट्री हैं, अब उन 500 एंट्री को ऐड करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मुझे वहाँ पर फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा तो वहाँ पर मेरा टाइम क्या होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा। टाइम क्या होगा मेरा, ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर मैं फॉर्मूला को यूज़ कर लेता हूँ तो मैं सीधा सीधा वहाँ पे या तो कॉलम के अंदर डेटा है तो कॉलम को उठा लूँगा, जैसे कि मैंने C1 की कॉलम 1 मेरा कहाँ से, रो 1 से शुरू हुआ, और कॉलम C7 तक, इसमें जितना भी डेटा है इसको मेरे को क्या करना है, सम करना है। अब सम करना है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम एडिशन चाहते हैं इसके बीच में, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ना आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इनबिल्ट फीचर है ये इसके अंदर, तो कैलकुलेशन आपकी वहाँ पर हो जाती है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ मैक्रो इन एक्सेल। मैक्रो क्या होता है एक्सेल के अंदर, ऐसा है कि देखो कोई भी काम करते हो आप, वर्ड के अंदर काम करते हो या फिर पावर पॉइंट के अंदर काम करते हो, तो कुछ ऐसी कीज़ होती हैं, कुछ ऐसे परमानेंट काम होते हैं जो आपको बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, जो बार बार आपको रिपीट करने पड़ते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि जिनको आप बार बार यूज़ करते हो। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस एक्सेल के अंदर आपको क्या करना है, बार बार फॉर्मूले का यूज़ करना है, या फिर मैं कहता हूँ एक्सेल के अंदर आपको क्या करना है, सेल की हाइट को, विड्थ को, इनको एडजस्ट बार बार करना पड़ता है। तो अब ये काम हर शीट के अंदर आप बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो मैक्रो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम वो अपनी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को जो हम डेली परफॉर्म करते हैं उनको वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि मैं जब दूसरा काम भी उसी तरीके से करना चाहूँ, मेरे वही ऑपरेशंस उस काम के ऊपर भी लगते हों, तो मैं इजीली उन ऑपरेशंस को क्या कर सकूँ, फैच कर सकूँ। तो ये काम होता है हमारा मैक्रोस का एक्सेल के अंदर। व्हाट आर चार्ट्स इन एम एस एक्सेल। अब एम एस एक्सेल के अंदर चार्ट्स सेम वही काम करते हैं जो वर्ड के अंदर करते हैं, वर्ड के अंदर भी चार्ट वही काम करते हैं जो पावर पॉइंट के अंदर करते हैं। इनका काम क्या होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना डेटा को। क्या काम होता है इनका, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना डेटा को। तो यही काम हमारा चार्ट्स का एक्सेल के अंदर। पढ़ भी लो, चार्ट्स आर यूज टू इनेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन एक्सेल। अ यूज़र कैन यूज़ एनी चार्ट टाइप, किसी भी टाइप का चार्ट यूज़ कर सकता है, चाहे वो कॉलम हो, बार हो, लाइन हो, पाई हो, स्कैटर हो, एंड सो ऑन, बाय सिलेक्टिंग एन ऑप्शन फ्रॉम इंसर्ट टैब। हमारे चार्ट्स किसके अंदर मिलते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी शॉर्टकट कीज की। तो पहली शॉर्टकट की आपके सामने लिखी है कि अगर आपको न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है या ओपन करनी है न्यू वाली, तो आपको कंट्रोल+N प्रेस करना पड़ेगा, आपकी नई वर्कबुक आपके सामने आ जाए। ऐसे ही एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए O प्रेस करते हैं, वर्ड के अंदर भी करते हैं, ये भी सेम है, वर्ड के अंदर ये भी सेम है। ठीक है, टू सेव अ वर्कबुक, वर्कबुक या स्प्रेडशीट को सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल+S दबाते हो, क्लोज करना चाहते हो करंट वर्कबुक को तो कंट्रोल+W प्रेस करना पड़ेगा, एक्सेल को क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल+ में F4 करना पड़ेगा, मूव करना चाहते हो नेक्स्ट शीट के ऊपर तो कंट्रोल+ में पेज डाउन, मूव करना चाहते हो प्रीवियस शीट के यानी कि ऊपर की तरफ तो कंट्रोल+ में पेज अप। टू गो टू द डेटा टैब, डेटा टैब में जाना चाहते हो तो Alt+A दबाओगे, व्यू टैब में जाना चाहते हो तो Alt+W दबाओगे, फॉर्मूला टैब में जाना चाहते हो तो Alt+M दबाओगे। ये बात हो गई इतनी। अब क्या कहता है कि सेल फॉर्मेटिंग की भी कुछ हमारी शॉर्टकट कीज होती है, जैसे कि अगर हम अपने सेल को एडिट करना चाहते हैं तो सेल को एडिट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, F2। अगर हम
सेल के अंदर से कुछ डेटा कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। सेम वर्ड वाली है। अगर हम अपने डेटा को इटैलिसाइज करना चाहते हैं यानी कि इटैलिक बनाना चाहते हैं यानी कि ऐसे लेटे हुए वाला, और मेक द फॉन्ट बोल्ड, अगर बोल्ड बनाना चाहते हैं इस बी को हम कैसा बनाना चाहते हैं, अब ये बी आपके सामने पतला सा दिखाई दे रहा है। अब इस बी को आप बोल्ड करना चाहते हो, इसका मतलब क्या है, इटैलिक करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस में आई, और बोल्ड करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस में बी। अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो सेल कंटेंट को, जो ये सेल है इसके अंदर जो कंटेंट है यहाँ से शुरू हुआ होगा जैसे कि INKING, अगर इसको आप क्या करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आल्ट प्लस में H प्लस में A प्लस में C, इससे आप इसको अलाइन कर सकते हो। अगर कलर फिल करना चाहते हो तो आल्ट प्लस में डबल H, अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हो तो आल्ट प्लस में H प्लस में B प्रेस करोगे। अगर आप रिमूव करना चाहते हो आउटलाइन बॉर्डर की तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में अंडरस्कोर, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में अंडरस्कोर प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप आउटलाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो सेल की, या फिर ऐड करना चाहते हो अपनी आउटलाइन को सेल की, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हमारा M% का साइन यानी कि एंड का साइन। टू मूव द नेक्स्ट सेल की तरफ जाना चाहते हो क्या प्रेस करते हो, टैब प्रेस करते हो। टू मूव द प्रीवियस सेल, पिछले सेल पे जाने के लिए शिफ्ट प्लस में टैब दबाओगे। टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स ऑन द राइट, आपके राइट में जितने भी सेल्स हैं, यानी कि आप अगर इस सेल की पोजीशन इस कॉलम पे हो तो आपको अगर यहाँ के सारे सेल्स कवर करने हैं तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल, वेट अ मिनट, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में राइट एरो, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में राइट एरो। ऐसे ही आप सिलेक्ट करना चाहते हो लेफ्ट के सारे सेल्स को, तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में लेफ्ट एरो को प्रेस करना पड़ेगा। अब आगे चलें तो टू सिलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल टू द एंड ऑफ द टेबल, सिलेक्टेड सेल से किसी भी कॉलम के सिलेक्टेड सेल से एंड तक जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा, या कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में डाउन एरो ये दबाया। इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम के अंदर आप, अगर मैं कहता हूँ इतने सारे सेल्स हैं, आप इस सेल के ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ से आप नीचे के सारे सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में डाउन एरो। बच्चे हो नहीं आप, तब समझ में आता है आपको। टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स अबाउ द सिलेक्टेड सेल यानी कि डाउन एरो की जगह अब अप एरो हो जाएगा यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारा शिफ्ट प्लस में अप एरो। ऐसे ही सिलेक्ट करना चाहते हो सेल्स को बिलो द सिलेक्टेड सेल से नीचे का पोर्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वही वाली बात आ गई, डाउन एरो प्रेस करेंगे, सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन इसके अंदर। अब कहते हैं कि अगर कमेंट ऐड करना चाहते हो सेल के अंदर तो हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस में F। डिलीट करना चाहते हैं या तो हम राइट क्लिक कर लें सेल के ऊपर और उसके अंदर डिलीट कमेंट में चले जाएं। अगर शॉर्टकट पूछिए तो शॉर्टकट हो गई हमारी शिफ्ट प्लस में F10 प्लस में B। अगर कहते हैं कि टू डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस में H। आगे चलते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं हम फिल्टर एक्सेल के अंदर तो हमारे पास दो होती हैं, या तो आल्ट प्लस में डाउन एरो प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में L। इन दोनों में से आपके सिस्टम पे कोई एक काम कर सकती है। टू इंसर्ट द करंट डेट अपने डेटा के अंदर डालना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस में सेमी कॉलन, कंट्रोल CTRL प्लस में सेमी कॉलन, जो हम अपनी C लैंग्वेज में लगाते हैं ना, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं। टू इंसर्ट करंट टाइम डालना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और लगा देंगे और इसके साथ लगाएंगे केवल कॉलन, ये वाले कॉलन, ठीक है। टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक के लिए क्या होता है, वर्ड के अंदर भी सेम है, कंट्रोल प्लस में के। टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट क्या है, डॉलर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में डॉलर का यूज़ करना पड़ेगा। टू अप्लाई द परसेंट
परसेंट फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो परसेंट क्या है ये, अब किसी भी साइन को करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ रहा है, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट। अगर करेंसी की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन को। अगर हम कहते हैं परसेंट को तो डॉलर साइन की जगह यहाँ पर आ जाएगा परसेंट। टू गो टू द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू विंडो या बॉक्स, तो हमारे पास है होता है आल्ट प्लस में क्यू। अब रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो देख लो। अगर हमें पूरी की पूरी एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस में स्पेस को प्रेस करेंगे। टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस में स्पेस। एंटायर कॉलम के लिए कंट्रोल और एंटायर रो के लिए होता है हमारे पास शिफ्ट। एंटायर रो के लिए हमारे पास होता है शिफ्ट और एंटायर कॉलम के लिए होता है कंट्रोल। सी से कंट्रोल, कॉलम और कंट्रोल याद करने के लिए। और रो के लिए हमारा क्या है, शिफ्ट प्लस में स्पेस। टू डिलीट करना चाहते हैं किसी कॉलम को तो आल्ट प्लस में एच प्लस में डी प्लस में सी। टू डिलीट अ रो तो शिफ्ट प्लस में स्पेस या शिफ्ट प्लस में हमारा माइनस वाला साइन। हाइड करना चाहते हैं सिलेक्टेड रो को तो कंट्रोल प्लस में 9। अनहाइड करना चाहते हैं सिलेक्टेड रो को तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में 9। एक के अंदर शिफ्ट भी यूज हो जाता है, एक के अंदर हमारा शिफ्ट हट जाता है। टू हाइड अ सिलेक्टेड कॉलम, हाइड करना चाहते हैं अब सिलेक्टेड कॉलम को तो यहाँ पर आ गया कंट्रोल प्लस में ओ। यहाँ पे 9 यूज़ किया था, यहाँ पे आ गया ओ। टू अनहाइड तो कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में ओ आ जाएगा। टू ग्रुप रोज और कॉलम्स, ग्रुप रोज एंड कॉलम्स, उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में राइट एरो, आल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में राइट एरो। अगर अनग्रुप करना चाहते हैं, अगर अलग करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में लेफ्ट एरो। तो एक को याद कर लो, एक उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम ग्रुप करना चाहते हैं पाइवेट टेबल को तो हमारे पास आती है शॉर्टकट की आल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में राइट एरो। ठीक है, अनग्रुप करना चाहते हैं पाइवेट टेबल को तो आल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में लेफ्ट एरो। हाइड करना चाहते हैं पाइवेट टेबल को तो हमारा होता है कंट्रोल प्लस में माइनस, कंट्रोल प्लस में ए माइनस का साइन। अब ये तो हमारे सारे के सारे क्या हुए, ये तो हो गए हमारी शॉर्टकट कीज़। एक आधी शॉर्टकट कीज़ आपसे इसके अंदर पूछ लेते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे इसके फॉर्मूलेज। अब ये जो फॉर्मूले हैं, ये 7 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बनता है एक्सेल के ऊपर तो इन्हीं के अंदर से बन के आता है। सम की बात करें तो सम का काम क्या होता है, प्लस करने का, सबको पता है। तो ऊपर की समरी ना पढ़ते हुए नीचे चलते हैं सीधे। अब इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर वो देख लो। तो ये इसका लिखा हुआ है सिंटेक्स। अब मेरे को अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो मेरे को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, और उसके बाद लिखूंगा मैं सम। फिर उसके बाद मैं अपना ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं रो के अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ तो रो लिखूंगा और कॉलम के अंदर एडिट करना चाहता हूँ तो कॉलम। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि A1 कॉलम के अंदर, ए कॉलम के अंदर मुझे कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4। मैं कहता हूँ कि A1 से शुरू करके मेरा डेटा मेरे को A4 तक कॉपी करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा A1, फिर लगाऊंगा कॉलन और उसके बाद लिख दूंगा A4 और इसको बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इसके अंदर जितना भी 10 10 10 10 डेटा होगा तो उसका सम करके ये मुझे दे देगा 40। क्लियर है। तो सम का खेल होता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पर बी कॉलम है, ठीक है, 2 हमारी रो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारी एक्सेल होती है उसके अंदर सबसे पहले हम कॉलम को मेंशन करते हैं। एक्सेल के अंदर हम सबसे पहले कॉलम को मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद हमारी रो मेंशन। तो आपने देखा यहाँ पर बी लिखा है तो बी हमारा कॉलम है, सेकंड हमारी रो है। तो B2 से लेकर हमें जाना है G2 तक, यानी कि B2 से लेकर G2 तक यहाँ पे रो के अंदर परफॉर्म हो रहा है भैया। 2 तो हमारा दोनों का सेम है, इसका मतलब है कि रो 2 तो हमारी सेम रहेगी। अब कॉलम कॉलम के नाम यहाँ पर हमने बदल दिए हैं, तो हम अगर इस रो के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। ऐसे ही अगर हमें कॉलम में ऐड करना है तो कॉलम का नेम सेम रहेगा और रो की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब देखो रो हमारी 2 है यहाँ पर और रो है 8, यानी कि सेकंड रो से 8 तक जितना भी हमारा कंटेंट डला हुआ है
वो सारा का सारा किस कॉलम का, कॉलम नंबर ए का हमें क्या करना है, सम करना है, उसको ऐड करना है। हम मल्टीपल भी दे सकते हैं, बीच में किसी को छोड़ भी सकते हैं। कैसे कि इक्वल टू लगाया, सम लिखा, A2 से A7 तक का ऐड कर लिया, फिर लगाया कोमा कि मेरे को A8 का डेटा सम नहीं करना है, यानी कि जोड़ना नहीं है, तो मैंने A8 छोड़ दिया। फिर मैंने लिखा A9 के बाद मुझे लगा कि 10 11 इनका डेटा भी मुझे क्या नहीं करना है, सम नहीं करना है, तो मैंने 10 11 को छोड़ा, कोमा लगाया। अब A12 से A15 का डेटा इसके अंदर लिख दिया। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कॉलम सेम है या रो सेम है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आपको कि ए हमारा सब में सेम है, इसका मतलब कि यहाँ पर कॉलम के अंदर सम का ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि इस कॉलम के अंदर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। डिटेल में नीचे यही चीज़ लिखी हुई है कि रेंज A2 से A7 तक जाएंगे, स्किप कर देंगे हम A8 को, ऐड कर देंगे A9 को, जंप करेंगे किसके ऊपर, A10 और A11 से जंप करके हम फाइनली किसको ऐड कर देंगे, A12 से लेके A15 तक के डेटा को। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये फंक्शन हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A2 से लेके A8। अब हम यहाँ पर ये बताओ कि इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करके देख रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लिख दिया हमने। अब बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। एवरेज फंक्शन क्या काम करता है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज़ 4 हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ 4 हैं और उनके अंदर कितना डेटा होगा, 4 डेटा होगा। लेकिन 4 डेटा क्या क्या है, एक लिखा है 10, दूसरा भी लिखा है 10, तीसरा लिखा है 20 और फोर्थ लिखा है 20। अब मुझे इनका एवरेज करना है, यानी कि मैं क्या करूँगा, पहले तो इनका सम करूँगा और सम करने के बाद इसको मैं किससे डिवाइड कर दूँगा, इस 4 से डिवाइड कर दूँगा। तो ये काम होता है हमारे एवरेज का। अब एवरेज के लिए हमें ना डिवाइड करना है ना कुछ, हमें क्या करना है, इसके फंक्शन के अंदर ये मेथड अपने आप है, सम ऑफ सेल्स अपॉन में नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा पहले से ही इसके अंदर, इस एवरेज के अंदर इनबिल्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है सीधा सीधा एवरेज, एवरेज से पहले लगाना है इक्वल टू, फिर उसके बाद नंबर 1 कोमा नंबर 2 कोमा नंबर 3। ये सिंटैक्स हो गया। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, फिर लिखा है एवरेज। अब बी कॉलम के अंदर सेकंड रो से शुरू करना है, यानी कि रो 1 को हमने छोड़ दिया, उसका डेटा नहीं लिया और हमें कहाँ तक जाना है, रो नंबर 11 तक जाना है, रो नंबर 11 तक जाना है। अब यहाँ तक गए और इसने क्या कर दिया, देखो जिस तरीके से हमने सम के अंदर अब 11 से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, कि सेकंड रो भी इसके अंदर काउंट होगी, तो 10 ही डिजिट बनी थी, यानी कि 10 सेल्स को हमने इसके अंदर लिया था। या तो हम इसको इस तरीके से कर ले, या फिर हम सीधा लिख दें एवरेज, तो एवरेज के अंदर ये चीज़ अपने आप ही लिखी हुई है, तो ये हमारे डेटा का सम करके उसको डिवाइड करके 10 से हमें दे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट की। काउंट का काम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने का। काउंट का काम क्या होता है कि जो हमारा सेल है उसको काउंट करके हमें बताना। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास ये मार्क्स का सेल है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास कितने सेल्स हैं, टोटल 13 सेल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर काउंट को यूज़ करूँ, अगर मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो ये मुझे क्या काउंट करके देगा, ये मुझे काउंट करके देता है केवल नंबर्स, ये मुझे काउंट करके देता है क्या, केवल और केवल नंबर्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने काउंट को लगाया तो ये मुझे क्या काउंट करके देगा, इस एक नंबर को, इस एक नंबर को, यानी कि 1 2 ये 3 ये 4 ये हमारा 5, इस ए लेटर को या ब्लैंक को ये छोड़ देता है। फिर आया 94 पे 6, फिर ये ब्लैंक, फिर ये आया 7, ये 8 और ये 9। तो जब मैंने काउंट लगाया यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट, और मैंने रो इसकी जो, अगर मैंने यहाँ पे रो ली होगी ए, या अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर सॉरी कॉलम लिया होगा मैंने सी, और रो हो गई यहाँ पे 1 2 3,
तो मैं यहाँ पर चला C3 से लेके और 3 के अंदर मैं क्या करूँगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैं कहूँगा कि C15 तक मुझे काउंट करके बता दो कितने सेल्स हैं। तो इसने बता दिया जिनके अंदर नंबर्स हैं वो सेल्स हमारे पास कितने हैं 9। तो काउंट का काम हो गया ये। फिर आता है दूसरा हमारे पास काउंट के बड़े भैया जो ए के साथ आते हैं, इसको काउंट ए कहते हैं हम। अब इस काउंट ए के अंदर हमें दोबारा से यही लिखना है C3 और C15। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या काउंट करके देगा, ये कहेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तेरे पास नंबर है, लेटर है, ब्लैंक स्पेस है, मेरा काम है जो काम मुझे दिया है शुरू से लास्ट तक उन सारे के सारे सेल्स को काउंट करके देना। मैं किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता कि मैं नंबर नंबर को काउंट करूं। ठीक है, समझ गए ना, बड़े प्यार से समझाया। तो अब यहाँ पे 13 कॉलम्स थे, तो इन 13 कॉलम्स को ये काउंट ए हमारा क्या करके दे देगा, गिनकर हमें दे देगा। ठीक है, तो काउंट और काउंट ए फंक्शन हमें समझ में आ गया है। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति हो तो भी कुछ नहीं कर सकती, रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखो ताकि ये खुल के समझ में आए। अब इसका एक बार सिंटैक्स देख लो। तो इक्वल टू लगाया, काउंट लिखा, वैल्यूज डाली, काम खत्म। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखोगे तो कॉलम हमारे डिफरेंट हैं, रो इक्वल है। ठीक है, कॉलम हमारे डिफरेंट है, रो इक्वल है। तो यहाँ पे किसके ऊपर काम चल रहा है, रो के ऊपर काम चल रहा है। इसका मतलब है कि अब ये रोज काउंट करके देगा। तो यहाँ पे रोज काउंट करके देगा, तो मुझे ये बताओ A1, फिर आएगी B1 और फिर आएगी C1। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी रोज काउंट करके देगा, 3 रोज का काउंट करके देगा। इन 3 के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं और यहाँ पे लिखा 3। तो ये मुझे इन 3 रोज के अंदर, टोटल 3 रोज थी, इनके अंदर क्या काउंट करके देगा, 2 काउंट करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम कहाँ लगाते हैं, जब हमें देखना हो कि हमारी जो मार्कशीट बनी है उसके अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, कितने पास हो गए या कितने फेल हो गए। तो इस तरीके के जब हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आते हैं तब हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कि हम इसके अंदर केवल एक ही चीज़ दे सकते हैं कि अगर यहाँ पे कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कह दी और ये पूछ लिया हमसे कि एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट के अंदर तो ए ही डालेंगे या उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या उसके अंदर नील लिख देंगे, यही काम करेंगे। तो इन चीज़ों को काउंट फंक्शन नहीं लेकर चलता है, इनको कौन लेकर चलता है, काउंट ए फंक्शन। अब बात करें काउंट ए की, तो काउंट ए के अंदर भी हमारा क्या आ जाएगा, काउंट ए के अंदर भी कुछ ऐसे ही लिखा आएगा कि काउंट ए, और उसके बाद हमने वहाँ पे डाला था किससे, C3 से लेके C15। ठीक है, तो ये ही हमारा काउंट फंक्शन का काम है और ये हमारा काउंट ए फंक्शन का काम। काउंट ए सभी को काउंट करता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता है। अब इफ फंक्शन की बात करें तो इफ फंक्शन हमारे को ट्रू फॉल्स की बात बता रहा था। ये हमने पहले किस फंक्शन के बारे में पढ़ा था, अच्छा ठीक है, वो पहले ही वैसे ही समझा दिया। फिर आता है हमारे पास इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन के अंदर हमने देखा कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं। इफ फंक्शन हमें क्या बताता है, कंडीशंस के बारे कि हमारे पास या तो कोई सही कंडीशन होगी या कोई गलत कंडीशन होगी। तो हम भी पढ़ते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि या तो कंडीशन हमारी हमेशा ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती है। अब अगर ट्रू कंडीशन है तो हमें क्या रिजल्ट देना है और फॉल्स कंडीशन है तो हमें क्या रिजल्ट देना है, वो चीज़ का एक सिंटेक्स देखो। पहले सिंटेक्स की बात करी तो सिंटेक्स होता है हमारा कुछ ये। अब इसके अंदर क्या है, पहले लगवाया इक्वल टू इसने, फिर लिखा इफ, उसके बाद डाला लॉजिकल टेस्ट कि आप जिन रोज के ऊपर, जिन कॉलम्स के ऊपर जो परफॉर्म करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालोगे। फिर डालोगे कि वैल्यू इफ ट्रू या वैल्यू इफ फॉल्स, कोमा लगता है इनके बीच में सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिया C2 से, यानी कि कॉलम, यानी कि C और 2 हमारी इसके अंदर रो हो गई। अगर मेरी कॉलम 2 का डेटा, C2 का डेटा मेरा लेस देन हो D3 से, यानी कि कॉलम D और रो 3 से, तो आप लिखोगे मेरे लिए यहाँ पर ट्रू। अगर ये नहीं होता है तो आप मुझे क्या आंसर दे दोगे, फॉल्स का आंसर दे दो। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते थे।
आप यहाँ पर ट्रू की जगह यहाँ पर लिख दो आप फॉल्स और यहाँ पर लिख दो ट्रू कि अगर मेरा C2 का डेटा छोटा है D3 से तो मेरे को रिजल्ट में दिखाए फॉल्स। ठीक है, जबकि हमारा एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही है कि डेटा वहाँ पर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, लेकिन हम क्या दिखाना चाहते हैं, फॉल्स दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, ट्रू लिखना चाहते हैं या फॉल्स लिखना चाहते हैं। तो ये और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, देख लेना आप इनको। अब बात करते हैं ट्रिम फंक्शन की। भैया ट्रिम का काम क्या होता है? ट्रिम का मतलब होता है काट छाट करना। ठीक है, ट्रिम का काम क्या होता है? काट छाट करने का। अब ट्रिम फंक्शन की बात करें तो ट्रिम फंक्शन जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होते हैं हमारे सेल के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नितिन। अब मैंने क्या किया, गलती से यहाँ पर स्पेस प्रेस कर दिया था, एंटर स्पेस कर दिया था। तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को उड़ाने का काम किसका हो गया, हमारे इस ट्रिम फंक्शन। जैसे ही मैं इक्वल टू लिख के ट्रिम लिखूंगा और उसके बाद मैं इसके अंदर अपना नाम डाल दूंगा, तो ये उस नाम के साथ जो एक्स्ट्रा स्पेस मैंने आगे दे दिए होंगे उनको क्या करेगा, ये उड़ा देगा उड़ा देगा उड़ा देगा। और यहाँ पे सेल के अंदर कितना रहेगा, केवल नितिन। इसके साथ ना आगे स्पेस रहेगा ना पीछे स्पेस रहेगा। क्लियर है? तो द ट्रिम फंक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर द एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन। ट्रिम हेल्प करता है हमें रिमूव करने में एक्स्ट्रा स्पेसिस को इन डेटा एंड क्लीन अप कर देता है सेल को इन वर्कशीट। एक्स्ट्रा स्पेसिस उड़ा दिए यानी कि क्लीन कर दिया। यही बात ज़रूरी थी। इसका सिंटेक्स ये है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ट्रिम करना है हमें A2 को, यानी कॉलम A के सेकंड रो के अंदर जो डेटा है उसको हमें क्या करना है, ट्रिम करना है। अब बात करते हैं मैक्स एंड मिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। मैक्स का मतलब होता है लार्जेस्ट, मैक्स का मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर। मैक्स क्या करता है, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करता है। मिन क्या करता है, मिन फंक्शन करता है स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड। मिन क्या करता है, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड। अब मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मान लो बच्चों कि यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पे क्या है, एक टेबल है। इसके अंदर डेटा डाला मैंने 1 2 4 9 और 17। ठीक है, और ये नीचे वाली में डाल दूँ मैं 21। ये मेरी टेबल थी। अगर मैं इस टेबल के ऊपर, इन सेल्स के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर क्या करता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ किसका, मैक्स का, कि भैया मुझे इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के दे। तो मैक्स मुझे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या ढूंढ के दे देगा, 21। मैक्स मुझे क्या ढूंढ के दे देगा, 21। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिन यूज़ करता हूँ तो ये मुझे क्या ढूंढ के देगा, सबसे छोटा नंबर। इसका मतलब है कि ये मुझे यहाँ पर 1 को ढूंढ कर दे देगा। मैक्स मिन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक पप्पा जी आते हैं मैक्स ए, जो अपने आप को कहते हैं होशियार, वो जो अपने आप को क्या कहते हैं, होशियार। अब यहाँ पर डेटा क्या था, यहाँ पे डेटा ना होकर यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रू, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रू। और यहाँ पर जो डेटा, अब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ था ये 1 हम कर देते हैं इस टाइम पर 11। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसके लिए मेरे को मिन ए भी चाहिए, मीना माता भी चाहिए। अब इस मीना माता का काम क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट, मिन का मतलब तो सबसे स्मॉलेस्ट, लेकिन ए क्या लिया आया, ए बोला कि मैं अल्फ़ाबेट्स को भी लेके चलता हूँ। तो ये क्या कहता है कि भैया यहाँ पे जो ट्रू लिखा है ना, इसकी वैल्यू मैं बताऊँगा आप। ये इस ट्रू को 1 मान के चलता है, ये इस ट्रू को क्या मान के चलता है, 1 मान के चलता है। इसका मतलब कि जब आप मिन ए को यूज़ करते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अब आपके सामने सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ट्रू तो आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन आपके लिए तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, लेकिन मिन ए के लिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1। तो ये इस ट्रू को क्या काउंट करता है, 1 काउंट करता है। इस ट्रू को क्या काउंट करता है, 1 काउंट करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास है 0.25, 0.75, 0.50, 0.99। ठीक है, और आपने यहाँ पे वैल्यू डाल दी ट्रू।
अब इस ट्रू वैल्यू के अंदर अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं इस टेबल के अंदर आपसे कहता हूँ कि भैया एक वैल्यू और डाल दी मैंने जो है फॉल्स, ठीक है, तो ये मेरी सारी की सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया मुझे इसके अंदर मैक्स बता दो, मैंने आपसे पूछा इसके अंदर मैक्स बता दो, फिर मैंने पूछा आपसे कि इसके अंदर मिन बता दो, यानी कि मिनिमम नंबर बता दो, स्मॉलेस्ट। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे को मैक्स ए भी बता दो, क्या बता दो, मैक्स ए भी बता दो, और मुझे मिन ए भी बता दो। तो मिन ए बोलते हैं या मिन बोलते हैं, मिन के अंदर गए, सबसे स्मॉल ढूंढने लगे, तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हुए थे उनके अंदर मिन अपना काम करेगा, यानी कि 1 2 3 4 के अंदर, और ये आपको कह देगा कि लो जी सबसे छोटा है हमारे पास 0.25, इससे छोटा को नहीं। फिर आप कहते हो मैक्स लगाते हैं, तो मैक्स कहता है कि 0.99 से बड़ा हमारे पास कोई नहीं है। फिर आप कहते हो चलो मैक्स से जाओ, तुम बड़े हो, जाके ढूंढ के लेके आओ। फिर मैक्स से जाते हैं, मैक्स से कहते हैं मुझे नंबर से मतलब नहीं, मुझे अल्फ़ाबेट से मतलब नहीं, मुझे तो देखना है कि किसकी क्या वैल्यू है, लॉजिकल वैल्यू के ऊपर काम करता हूँ। ट्रू को मैक्स ये कहता है कि मैं इसको 1 मानता हूँ, क्योंकि ट्रू की वैल्यू हमारी क्या होती है 1, फॉल्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो जब ये रिजल्ट देगा तो ये यहाँ पर क्या दे देगा 1। अब मिन ए जाएगा, मिन ए क्या निकाल के लाएगा, मिन लेकर आएगा इस फॉल्स वाली वैल्यू, तो यहाँ पर मिनिमम हमारा 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मैक्स का, मिन का मिन ए का और मैक्स ए का, और यही चीज़ हमारी इन नोट्स के अंदर लिखी हुई है। बस तो यही था हमारे पास पढ़ने के लिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर। बाकी आपको इस एक्सेल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी अलग से पीडीएफ प्लस में सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।